Hello guys, this is Hassan Yusuf. Once again, I'm with you with another video of Section 2 History, O Levels, IGCSE and other related boards. ठीक हो गया। इस बार मैं तुम लोगों के साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम हो रही है, काइंडली इसके अंदर हेल्प करें। तो बिल्कुल आपकी सुन ली है मैंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस वीडियो। ठीक हो गया। होपफुली तुम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस पूरी वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और जो हम कर रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास हुआ था। ठीक हो गया। और ये लास्ट आपका प्री इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कुछ बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर आपका एनफोर्स किया गया था, जिसके अंदर एक रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की। वो अलग बात है कि साइमन कमीशन को मतलब एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था, वो वापस चले गए थे, जो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उसको बेस बनाकर यूज किया गया, एज वेल एज रिपोर्ट ऑफ आरटीसी 2। ठीक है, यानी आरटीसी मतलब आरटीसी 1, 2, 3 तीनों इसमें शामिल थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी। 1935 अगस्त को ये एक्ट पास किया गया। लॉन्गेस्ट एक्ट था ब्रिटिश हिस्ट्री का, और जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन ये एक तरीके से एक्ट बन गया, उसी दिन एक तरीके से लॉ बन गया। बेसिकली इस एक्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, 2 पार्ट्स में, 2 एक्ट्स में। पहला था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हम अभी करेंगे, और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो स्टेटेड पॉइंट थे जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, आज मैं आपको इंशाल्लाह इजीली करके ये करवा दूंगा। क्या है जरा एक नजर देखिएगा। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फॉलो होगा पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके अंदर 11 प्रोविंसेस होंगे और जो स्टेट्स अग्री हो वो ज्वाइन कर लें। 11 प्रोविंसेस तो ब्रिटिश इंडिया के होंगे, और स्टेट्स का मतलब क्या, जो प्रिंसली स्टेट्स चाहे वो ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा, यानी प्रोविंस की पावर को फॉलो किया जाएगा, प्रोविंस के पास पावर दी जाएगी। 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली चॉक्ट आउट किए गए, यानी 3 पॉइंट्स बेसिकली चॉक्ट आउट किए गए। एक था सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में चलेगी। उनके पास जो पावर रहेगी वो होगी डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की, करेंसी की एंड कम्युनिकेशन की। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे वो है एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क एंड एग्रीकल्चर। और कंकरेंट सब्जेक्ट्स वो होंगे कि जिसके अंदर दोनों कुछ ना कुछ लेजिस्लेट कर सकते हैं, दोनों की बात चलेगी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी होगी। ठीक हो गया। तो 3 बेसिकली सब्जेक्ट है। एक है आपका सेंट्रल सब्जेक्ट, दूसरा है आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तीसरा है आपका कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ठीक है, सेंट्रल जो है वो मेन गवर्नमेंट के पास होगा, प्रोविंशियल प्रोविंसेस के पास होगा, कॉन्करेंट की पावर दोनों के पास होगी, लेकिन सेंट्रल की मर्जी ज्यादा चलेगी। फिर उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होंगे, 2 हाउस। एक होगा अपर हाउस, दूसरा होगा आपका लोअर हाउस। अपर हाउस के होंगे 250 मेंबर्स, लोअर हाउस के होंगे 375 मेंबर्स। अपर हाउस के होंगे 250 मेंबर्स और लोअर हाउस के होंगे 375 मेंबर्स। ठीक है। ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू ऑल प्रोविंसेस, सारे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए जाएंगे कि भाई अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन द राइट टू वोट, औरतों को पहली बार मौका दिया गया वोट डालने का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। फिर राइट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया फॉर मुस्लिम्स एज वेल एज अदर कम्युनल ग्रुप्स, जिसके अंदर सिख आ जाते थे या आपका लोअर कास्ट हिंदूज आ जाते थे, अदर कम्युनल ग्रुप्स को भी ऑफर किया गया आपका सेपरेट इलेक्ट्रेट। डायर के सिस्टम को एंड कर दिया गया प्रोविंसेस में, और ये कह दिया गया कि अब ये सिर्फ सेंटर में चलेगी, यानी फेडरल में चलेगी। नए प्रोविंसेस बेसिकली बनाए गए, उनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया, जिसमें 3 नए प्रोविंसेस थे, उड़ीसा, सिंध और NWFP। ठीक हो गया। प्रोविजन जो स्टैब्लिश की गई उसका नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया रखा गया।
और ये कहा गया कि फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन दोनों? एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजेस थी उसके अंदर लोगों की तादाद 7 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन वोटर आपके पास आ गए। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया सेपरेट प्रोविंसेस में, और बर्मा को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। बर्मा को कंप्लीटली हटा दिया गया इंडिया के पास से। क्लियर हो गया मेरी बात? अब तरीकेकार क्या था? दो और पॉइंट जो अलग से ऐड ऑन किए जाएंगे कि हेड ऑफ स्टेट रहेंगे आपके हमेशा गवर्नर जनरल, और प्रोविंशियल गवर्नर के पास इतनी पावर होगी कि वो जब चाहे पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी की पूरी हुकूमत को प्रोविंस के अंदर डिसमिस कर दें, या तो कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर है तो उसको डिसमिस कर दिया जाए। क्लियर हो गई मेरी बात? सो दिस वाज बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पसंद नहीं किया गया था हिंदूज एंड मुस्लिम्स की तरफ से, बल्कि ये लोग तो रिजेक्ट भी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रेजेंट किया था तो रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि ये एक कंफर्म लॉ बन गया था, ये कंफर्म एक्सेप्टेड हो गया था। ठीक हो गया। तो वंस अगेन एक बड़े शॉर्ट टर्म पे मैं आपको समझा दूं कि भाई आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक्सेप्ट हुआ। साइमन कमीशन और आरटीसी की जो रिपोर्ट्स थी उनको देखते हुए उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये बनाया गया। दो हिस्सों में इसको तोड़ा गया था क्योंकि लॉन्गेस्ट एक्ट था ब्रिटिश हिस्ट्री का। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें बोला यह गया कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो होगा, जिसमें 11 प्रोविंसेस होंगे, और जो स्टेट प्रिंसली स्टेट यानी राजा महाराजाओं की स्टेट जो ज्वाइन करना चाहे उसकी मर्जी है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉलो होगी। 3 सब्जेक्ट्स होंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट होगा, प्रोविंशियल होगा, कॉन्करेंट होगा। सेंट्रल में डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, आपका करेंसी और कम्युनिकेशन की पावर होगी यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास। प्रोविंस के पास एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क और एग्रीकल्चर की पावर होगी। कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर वो चीजें आएंगी जिसमें दोनों की चलेगी, लेकिन सेंट्रल को प्रायोरिटी होगी। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 हाउस होंगे, एक अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। लोअर प्रोविंशियल होता है, अपर फेडरल होता है, जिसको सेंट्रल कहते हैं। अपर हाउस में 250 मेंबर होंगे, लोअर हाउस में 375। सारी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो है वो इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिए जाएंगे कि नाउ यू आर पावरफुल, और अब आप ये सारे मामला चलाओ। औरतों को पहली बार वोट डालने की इजाजत दी गई। सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज वगैरह दिए गए। डायरकी सिस्टम को प्रोविंस से खत्म करके फेडरल सिस्टम पे लेकर चले गए। उड़ीसा, सिंध, NWFP नए प्रोविंसेस बनाए गए, इनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडिया कह दिया गया मेन नाम इंडिया का, जिसके अंडर ब्रिटिश इंडिया भी होगा, मतलब ब्रिटिश इंडिया भी चलेगा और प्रिंसली स्टेट्स भी चलेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजेस थी, जो वोटर लेवल था, वो 7 मिलियन से 35 मिलियन हो गया। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया सेपरेट प्रोविंसेस में। बर्मा को इंडिया से कंप्लीटली अलग कर दिया गया। हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल को बनाया गया। प्रोविंशियल गवर्नर की पावर इतनी कर दी गई कि वो डिसमिस कर सकता है होल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक पूरा का पूरा हिसाब किताब था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका कहलाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अक्सर इसका सवाल आता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो प्रेजेंट किया गया, तो उसके अंदर इसके पॉइंट्स बताओगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट था। औरतों को मतलब हुकूक दिए गए, औरतों को वोटिंग राइट्स दिए गए, प्रोविंशियल पावर दी गई, फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया गया, बिहार उड़ीसा को स्प्लिट किया गया, बर्मा को कंप्लीटली सेपरेट किया गया। और फिर सवाल आता है कि भाई क्यों ये पसंद नहीं किया जाता था हिंदू मुस्लिम की साइड से। उसके भी मल्टीपल रीजन है। भाई हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल होगा तो जाहिर है हमारी पावर में थोड़ा सा मसला आएगा। प्रोविंशियल गवर्नर को फुल पावर दे दी कि जब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हटा दे, जब चाहे मिनिस्टर को रिजाइन करवा दे, यानी सॉरी डिसमिस कर दे, तो फायदा क्या हुआ। फिर उसके बाद डायरेक्ट सिस्टम को सिर्फ प्रोविंस से हटाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हटाया गया। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला था, वो ये था कि भाई हिंदुओं को ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि सेपरेट इलेक्टेड मुसलमानों को दिए गए। ठीक है। फिर आपका जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर मुसलमानों को जो है वो मुसलमान हिंदू यानी कि जो भी प्रोविंशियल स्टेटस के ऊपर आते थे उनको मेन पावर नहीं दी गई। तो मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से हमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन चाहे एक्सेप्ट हो चाहे ना हो, ये एक्ट बन चुका था और ये लॉ पास हो गया था। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 से 2 बार देखें। इसको अगर कॉपी डाउन कर सकेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। एज वेल एज अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।